विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की को दर्शाता है, अर्थात नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जा रहा है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि दक्षिणावर्त नियम के अनुसार जो अंगूठा है ये बल की दिशा को बता रहा है, और बल जब भी लगेगा तो ये AC भुजा जो है ना, AC आर्मेचर का जो AC भुजा है ये ऊपर की ओर आएगा, और DB या BD जो भुजा है ये नीचे की ओर जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फिर से देख पा रहे हैं, ये जो भुजा है आर्मेचर का AC, ठीक है, ये AC ये कुछ इस तरह से पलट जाएगा। समुंदर को कितना गम बता भी नहीं सकता, आंखों में पानी बन के आ भी नहीं सकता, तू मुझे छोड़ गया तो इसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। लेकिन आपको मेरा साथ इस वीडियो में निभाना होगा, तभी आपको 5 नंबर मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत जनित्र की संरचना, सिद्धांत और क्रियाविधि। और यदि इस टॉपिक को आप खतरनाक तरीके से समझना चाहते हैं तो साथ तो मेरा निभाना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो वीडियो में आगे हेलने से पहले क्या आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखा नहीं तो एक बार जरूर देखिएगा। अब हम हेलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत जनित्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी सर यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो या तो स्थिर होता है नहीं तो गति कर रहा होता है। तो स्थिर जो होता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और जो गति कर रहा होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इन्हीं दोनों ऊर्जा को हम मिला के बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और ये विद्युत जनित्र जो है ना, इस यांत्रिक ऊर्जा को चेंज कर देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। मतलब आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी पंखियाँ होती है ना, इसको हम पवन चक्की कहते हैं, उसमें टरबाइन लगे होते हैं, और वो टरबाइन जब जब घूमता है ना, डायनेमो घूमता है, तो उससे जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ना वो चेंज हो जाता है किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में। और यही काम करता है विद्युत जनित्र। मतलब इसको जितना हम घुमाएंगे ना अपनी मर्जी से या किसी भी तरीके से जितना घुमाएंगे उतना यह यांत्रिक ऊर्जा को चेंज कर देगा किसमें, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये काम होता है किसका, विद्युत जनित्र का। और हमने इसके पहले विद्युत मोटर की संरचना को पढ़ा दिया था। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने बताया था कि अगर दो चुंबक के बीच किसी तांबे के तार को रखकर और घुमाया जाए तो उसमें प्रेरित बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित बल के कारण प्रेरित धारा भी उत्पन्न होता है। और इसी का इस्तेमाल हम विद्युत जनित्र में कर लिया गया है, जिसके कारण हमको क्या प्राप्त हो जाता है, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। अब संरचना में क्या क्या होता है इसमें देखिएगा। तो इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं, और चुंबक के 2 ध्रुव N और S होता है। कि इस चुंबक में एक नरम लोहे के तार पर, क्रोड पर बहुत सारे क्वाइल्स लपटे होते हैं। क्वाइल शायद आपको इस तरह की संरचना आपको दिख रहा होगा। तो इस नरम लोहे के क्रोड पर बहुत सारे क्वाइल लपटे होते हैं, तांबे के तार लपटे होते हैं, जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो यही आर्मेचर है ना जो चुंबक के बीच स्थित होता है, और घूमने के बाद क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमको। इसके अलावा इस चुंबक के आंतरिक भाग में जो आर्मेचर है, आर्मेचर के सबसे अगले छोर पर 2 सर्पी बलय लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सर्पी बलय, R1 और R2 लगे होते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं, लगभग इस टाइप से। मतलब इस जनरेटर में एक धुरी होता है जिसके चारों तरफ गोलाकार 2 राउंडेड शेप में सर्पी वलय लगे होते हैं, जो स्पर्श करते केवल इस धुरी को जो आर्मेचर से निकला हुआ है। और इसी सर्पी वलय के ऊपर 2 कार्बन के ब्रश लगे होते हैं जो हल्के से इस सर्पी वलय को स्पर्श करते हैं। मतलब इसको पकड़े नहीं रहते, स्पर्श करते हैं। जैसे समझिएगा, ये हाथ में मेरे जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें ये धुरी हो गया और यहाँ पे ये कार्बन के ब्रश हो गए, और ये क्या हो गया, सर्पी वलय। अभी जैसे घूमेगा ना तो केवल इसको स्पर्श कर गया, मतलब घूमने के लिए इसको फ्री देगा, इसको जकड़ के नहीं रखेगा। अन्यथा अगर इसको जकड़ ले तो कुछ इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा सब। मतलब ये केवल हल्के से स्पर्श करता है, टच करता है, केवल पकड़े नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि सर्पी वलय के काम क्या होते हैं। देखिए, सर्पी वलय ही डिसाइड करता है कि इससे जो धारा उत्पन्न होगा वह AC होगा कि DC होगा। यदि सर्पी वलय होगा तो ये धारा की दिशा को बार बार क्या करेगा, तो चेंज कर देगा इस तरह से। और ऐसी धारा को हम AC बोलते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जो बार बार धारा की दिशा को चेंज कर देगा। इसका मतलब कि ये सब पूरा होगा, पूर्ण होगा, मतलब कुछ इस तरह के शेप में होगा, पूरा इस तरह से। लेकिन अगर ये आधा विभक्त हो, डिवाइडेड, दोनों 2 पार्ट में डिवाइडेड हो, तो इस वलय को हम सर्पी वलय नहीं कहेंगे, इस वलय को विभक्त वलय कहा जाता है। वलय रहता है विभक्त वलय। तो विभक्त वलय जो होता है ना, ये धारा की दिशा को चेंज नहीं करने देता है, ये डायरेक्ट धारा को भेज देता है एक ही दिशा में। तो अगर धारा की प्रवाह एक ही दिशा में होती है तो इसको हम DC बोलते हैं, DC करंट बोलते हैं, यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसका मतलब कि सर अगर हमें जनरेटर से AC धारा चाहिए तो हमें सर्पी वलय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये धारा की दिशा को चेंज कर देता है बार बार, अर्थात अल्टरनेट कर देता है। तो इससे जो धारा प्राप्त होगा उसको AC करंट कहेंगे, जो विभक्त सर्पी वलय के लगे होने के कारण बनता है। और उसी तरह से अगर हम बात करें विभक्त वलय की, तो विभक्त वलय ये डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में बटा होता है। जैसे ये है ना, ये आधा पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, धारा की दिशा को चेंज नहीं कर देता है, डायरेक्ट भेज देता है, जिसको हम DC बोलते हैं, या डायरेक्ट करंट बोलते हैं, या दिष्ट धारा कहा जाता है। तो ये दोनों लगे होने के कारण, इन दोनों की वजह से ही हमें AC और DC धारा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो इतनी सी कहानी आपको समझ में आया होगा। अब इस सर्पी वलय के ऊपर 2 कार्बन के ब्रश लगे हैं, B1 और B2, जो हल्के से इस सर्पी वलय को स्पर्श करते हैं।
पूरा पकड़े नहीं होते, केवल स्पर्श करते हैं ताकि इससे धारा की प्राप्ति हम कर सकें। और इस सर्किट में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो इस जनरेटर से जितनी भी विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होगी अर्थात वोल्टता की प्राप्ति होगी वह गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट कर सकता है, माप सकता है। तो ये चीज़ है। हमने संरचना में लिखा भी है कि विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के बीच डायनेमो मतलब आर्मेचर लगा होता है, और यही आर्मेचर जब घूमता है तो इससे क्या होती है, बिजली की प्राप्ति या विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इसमें हमने आगे भी लिखा है कि जिसके घूर्णन के कारण डायनेमो होता है, जिसके घूर्णन से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इसमें 2 सर्पी वलय कौन कौन, तो R1 और R2 तथा 2 कार्बन के ब्रश लगे होते हैं। कौन से ब्रश, कार्बन के ब्रश, जिससे धारा की प्राप्ति करके गैल्वेनोमीटर या यहाँ पे हम बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था इसकी संरचना। अब सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत, ये जिस सिद्धांत पर काम करता है ना विद्युत जनित्र, उसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब जब तक इसमें हम सर्किट को या फिर आर्मेचर को घुमाएंगे नहीं ना, तब तक इसके अंदर विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न नहीं होगा तब तक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत नहीं लगेगा और इससे बिजली की प्राप्ति अर्थात विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मतलब इसको किसी भी तरह से घुमा देना है। ठीक है, अब आगे क्रियाविधि की बात करते हैं। क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि में हमने लिखा है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम या राइट हैंड रूल के तौर पर ये क्या करता है, तो काम करता है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो आर्मेचर है इसका हम नामकरण थोड़ा सा कर देते हैं। तो इस आर्मेचर का नामकरण हमने ABCD कर दिया। ठीक है, अब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि दाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा ये तीनों परस्पर समकोणिक होते हैं। मतलब इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल का कोण बनता है। 90 डिग्री के एंगल का कोण बनेगा तो हम कहेंगे कि अंगूठा जो होता है ना, अंगूठा ये बल की दिशा को दर्शाता है, अर्थात बल इस पर इस तरह से लगेगा। हम जानते हैं कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है नॉर्थ ध्रुव से निकलकर साउथ की ओर जाती है। तो मतलब ये ऐसे निकलेगी तो बल ऊपर की तरफ लगेगा। तो अंगूठा बल की दिशा को बताता है और तर्जनी धारा की दिशा को बताता है। मतलब धारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको धारा का डायरेक्शन दिख रहा होगा आर्मेचर पर। ठीक है, तो धारा तर्जनी जो होता है ये धारा की दिशा को बताता है। और जो मध्यमा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, अर्थात नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जा रहा है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि दक्षिणस्थ नियम के अनुसार जो अंगूठा है ये बल की दिशा को बता रहा है, और बल जब भी लगेगा तो ये AC भुजा जो है ना, AC आर्मेचर का जो AC भुजा है ये ऊपर की ओर आएगा और DB या BD जो भुजा है ये नीचे की ओर जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फिर से देख पा रहे हैं ये जो भुजा है आर्मेचर का AC, ठीक है, ये AC ये कुछ इस तरह से पलट जाएगा और कंटिन्यू ऐसे ही होते रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्रियाविधि जो होता है ना इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ये राइट हैंड रूल के अनुसार ही काम करता है। और जब इसकी AC भुजाएं ऊपर आएगी और DB भुजा नीचे जाएगा तो ये फेरा लगते रहेगा। ठीक है, ऐसे राउंडेड होते रहेगा, घूमते रहेगा, जिसके कारण इस कुंडली में, इस आर्मेचर में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ये कंटिन्यू ऊर्जा की प्राप्ति कराते रहेगा। तो आई होप ये नॉर्मल सी कहानी थी विद्युत जनित्र की। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी विद्युत जनित्र का तो वीडियो आपने देखा, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें तो उस वीडियो को भी हमने बना के दिखाया है आपको। ठीक है, उसमें भी प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया है। मेरे पास इसको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिसके कारण हमने नहीं दिखा पाया, लेकिन उस वीडियो में भी आपको बताया है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर की संरचना और सिद्धांत क्रियाविधि के बारे में सब चीज़ डिटेल्स में बताया है। तो आइए उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं और मिलते हैं इसी के साथ किसी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।